नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, मुंबई पुलिस काम कर रही है, उसके बाद तमाम घपले और घोटालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में सहकारी बैंक घोटाला जो कि 25,000 करोड़ रुपए का था, उसमें मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ अब कोर्ट के अंदर 6 लोगों ने प्रोटेस्ट याचिका लगा दी है। और ये जो 6 लोग हैं, इनमें सुरेंद्र मोहन अरोड़ा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्हीं के द्वारा ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में लाया गया था। इसके अलावा पूर्व मंत्री शालिनी ताई पाटिल, पूर्व विधायक मानिक राव यादव और बाकी 3-4 लोग और हैं इस पूरे मामले में। और इन्होंने ये याचिका लगाई है कि 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले को मुंबई पुलिस के द्वारा जिस निर्लज्जता के साथ दबाने की कोशिश की गई है और अजीत पवार जो कि राज्य का उप मुख्यमंत्री भी है, उसको क्लीन चिट देकर सीधे तौर पर सत्ता के प्रति अपना जो लगाव है पुलिस का, वो दिखाने की कोशिश की है। दरअसल मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है परमबीर सिंह, इस पर तमाम आरोप पहले से लगते रहे और इसी परमबीर सिंह के कहने से ये सब हुआ है, जो कि एनसीपी और शिवसेना का चहेता बना हुआ है। और इसी वजह से इन सभी लोगों को इस मामले में प्रोटेस्ट याचिका लगानी पड़ी है और उन्होंने विरोध किया है कि जो क्लीन चिट दी गई है निश्चित तौर पर सही तरीके से जांच नहीं की गई। चूंकि जो क्लीन चिट है उसमें स्पष्ट तौर पर मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि इन सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए इनको आरोपी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। सारा का सारा दोष जो निदेशक मंडल था उसके ऊपर डाल दिया गया है और इस निदेशक मंडल को पहले ही आरबीआई ने बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि देखने को ये मिला था कि कुछ गिनी चुनी कंपनियों को मोटी रकम लोन के तौर पर दे दी गई थी और ये ज़्यादातर कंपनियां एनसीपी के नेताओं से ताल्लुक़ रखती थी। शरद पवार से लेकर अजीत पवार तक इनके मालिक हुआ करते थे बेनामी संपत्ति के तौर पर। और इसको लेकर पिछले साल मामला भी दर्ज हुआ था, इसमें शरद पवार का नाम भी सामने आया था और उसके बाद शरद पवार ने चुनावों को देखते हुए एक स्टंट किया था और ये कह दिया था कि मैं ईडी के दफ्तर जाऊंगा और वहां जाकर अपने आप में इस पूरे मामले में बयानबाजी दूंगा। इसके पीछे कारण ये था कि जब एफआईआर कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस को करने की बात कही गई थी, तो उसके कुछ ही दिनों बाद ईडी ने सू मोटो एक्शन लेते हुए इस मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर लिया था और उस केस में भी अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। हारून मुशर्रफ नाम का एक और एनसीपी का बड़ा नेता था और तमाम जो लोग थे इसमें वो ज़्यादातर एनसीपी और कांग्रेस के नेता ही थे। इसको लेकर जो क्लीन चिट दी गई अजीत पवार को और उस क्लीन चिट के बाद ईडी ने भी ऑब्जेक्शन किया है। ईडी का ये कहना है कि जब इस मामले में जांच अभी भी चल रही है और हमें ऐसे बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं जिसकी वजह से अजीत पवार और दूसरे लोगों को इस पूरे मामले में इनक्रिमिनेट किया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, तो फिर मुंबई पुलिस इस मामले को क्लोज क्यों कर सकती है। इसको लेकर ईडी ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि अगर ईडी जांच कर रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो केस को क्लोज कर देती है, तो फिर ईडी की जांच का आधार नहीं बचेगा, क्योंकि ईडी ने ये मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर के बेसिस पर ही दर्ज किया था। और इसीलिए एक सोची समझी साजिश के तहत एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मुंबई पुलिस के द्वारा पहले इस पूरे मामले में 8 अक्टूबर को एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करा दी और इसी साजिश के खिलाफ अब ईडी और 6 लोग कोर्ट में चले गए हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में जिस तरीके से अजीत पवार को बचाने की बात की जा रही है, अजीत पवार को बचाने के लिए पूरा का पूरा मामला अब मुंबई पुलिस जिस तरीके से इसको क्लोज करने की कोशिश कर रही है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है और इसी की वजह से देश में लोगों को घोटाले करने की प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक बार अगर आपकी सत्ता नहीं भी है तब भी आप कुछ लंबे समय तक इंतजार कर लें और कुछ समय बाद जब आप सत्ता में होंगे तो सारा का सारा तंत्र, सारी की सारी मशीनरी, सारी की सारी एजेंसियाँ आपके इशारों पर काम करेंगी और आप सत्ता में आने के बाद में उस मामले में अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दे सकते हैं।
ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला जब पिछले साल चला था, तो जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था तो ये अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी है सिंचाई घोटाले में और सहकारी बैंक घोटाले में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। और ये अफवाह इसीलिए उड़ाई गई थी क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग शिवसेना ने कर रखी थी और शिवसेना ने इसी के माध्यम से नेगोशिएट किया था एनसीपी के साथ में, और ये कह दिया गया शरद पवार को कि उनको और उनके परिवार के तमाम लोगों को सहकारी घोटाले और सिंचाई घोटाले में एकदम से क्लीन चिट हम दिलवा देंगे, इसके बदले में आप हमें समर्थन दे दीजिए। और उसी कड़ी में 8 अक्टूबर को ये क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से परमवीर सिंह ने दिखा दिया कि वो किस तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया के इशारों पर काम करता है। तमाम जो तथ्य थे, तमाम जो पूरी डिटेल थी, जो कि ये करीब 15 साल पुराना मामला था, और इस मामले में जिस शर्मनाक तरीके से नेताओं को, खासकर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को, शिवसेना का भी एक बड़ा नेता इसमें शामिल था, उन सभी को क्लीन चिट दे दी गई और ये दिखा दिया गया कि देश की आम जनता का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े कॉरपोरेट के लूटने के लिए है। उसमें अगर आप एफआईआर भी करा देते हैं, जांच के नाम पर लीपापोती होगी और बाद में अगर वो लोग सत्ता में हैं तो निश्चित तौर पर उस जांच को खारिज कर दिया जाएगा और इन लोगों को क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये जो घोटाला हुआ था उसका एक मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। दरअसल 9 चीनी मिलें थी जिनमें से ज़्यादातर एनसीपी के नेताओं और खासकर पवार घराने की मिलें थी और इनको सहकारी बैंक की तरफ से 331 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया था, जो बाद में कभी चुकाया नहीं गया। उसी तरीके से इसमें जो धागा मिलें थी उनको भी 3 धागा मिलों को 60 करोड़ रुपये दे दिए गए थे। केएन एग्रो को इसमें 119 करोड़ रुपये दे दिए गए थे। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बेचने की बात आई थी तो उसमें भी सीधे तौर पर 478 करोड़ रुपए का बकाया बच गया था जिन कर्जदारों की प्रॉपर्टी बेची गई थी। यानी कि इस तरीके से इसमें घपलेबाजी की गई थी कि जो प्रॉपर्टी इसमें रखी गई थी उससे कई गुना ज़्यादा लोन दे दिया गया था इन लोगों के द्वारा। और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से भी बैंक को करीब 40 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला था कि किस जो सहकारी बैंक बनाए गए थे उनके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि आम जो किसान होता है, आम जो व्यक्ति होता है, उसको आसानी से ग्रामीण अंचलों में लोन दे दिया जाए और उससे वो रोजगार को आगे बढ़ाएगा, रोजगार पैदा होगा और इससे पूंजी भी बढ़ेगी और साथ में लोगों को मुद्रा की कमी भी नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जितने भी राज्य सहकारी बैंक होते हैं उन सभी के अंदर जो स्थानीय नेता होते हैं, स्थानीय पार्टियां होती हैं, उनका दबदबा होता है और वो अपने लोगों के माध्यम से उन सहकारी बैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। उस कब्जे के बाद में मनमाने ढंग से अपने लोगों को या अपनी ही बनाई हुई कुछ कंपनियों या मिलों को वो मोटा मोटा लोन इसमें से पास करा देते हैं और उस बाद में उस लोन को चुकाया नहीं जाता है। यानी कि वो सारा का सारा लोन एनपीए बना दिया जाता है और इस तरीके से ये मलाई को लूट कर आराम से ऐश करते हैं। सारा जो आरोप है वो निदेशक मंडल पर डाल दिया जाता है जो कि इनकी मिली भगत से काम कर रहे होते हैं और बाद में राजनीति की भेंट चढ़ जाता है ये पूरा का पूरा एनपीए। ये जो कांग्रेस है, जो एनसीपी है, वो विजय माल्या के एनपीए की बात करती है, वो नीरव मोदी के एनपीए की बात करती है, लेकिन वो लोग ये नहीं कहते कि महाराष्ट्र में इन्हीं लोगों के नेताओं ने, इन्हीं लोगों की मिली भगत से सहकारी बैंकों का 25,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, उसको इस घोटाला कर दिया और उसके नाम पर ये बात भी नहीं करते हैं और अपने ही पुलिस कमिश्नर के माध्यम से अपने आप को क्लीन चिट दिलवा देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, सुरेंद्र मोहन और श्यामा ताई के माध्यम से ये जो प्रोटेस्ट याचिका लगाई गई है, दूसरी तरफ ईडी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। ईडी ने ये कहा है कि अभी इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार न किया जाए क्योंकि अगर ये क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाएगी तो फिर ईडी के पास जांच करने के लिए कोई आधार नहीं बचेगा और ईडी को भी अपनी जो रिपोर्ट है वो क्लोज करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ये भारतीय सिस्टम जो अभी चल रहा है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम आंदोलन भी हुए, तमाम देश के प्रधानमंत्री
मंत्री से लेकर और भी तमाम नेता मंत्री इस बात को लेकर कह चुके हैं। लेकिन जो पुराना एक सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से राज्य सरकारें किस तरीके से निर्लज्जता पूर्वक अपने चहेतों को तमाम घोटालों से, तमाम अपराधों से मुक्त कर देती हैं, इसको लेकर भी विचार करने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट याचिकाएं लगी है, उसके बाद अजीत पवार की तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, उसके खिलाफ जांच भी जारी रहेगी। लेकिन इसको लेकर अब केंद्र सरकार को एक बड़ा और कारगर कानून बनाने की जरूरत है कि अगर किसी मामले में कोई बड़ा नेता या मंत्री शामिल है तो निश्चित तौर पर उस राज्य की पुलिस को उसकी जांच करने की बजाय केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाए। क्योंकि ज़्यादातर राज्य की जो पुलिस है, अगर वो सत्ताधारी पार्टी का है तब भी उसको बचाएगी, और वो सत्ताधारी पार्टी का नहीं है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, तब भी वो सत्ताधारी पार्टी के साथ में सौदेबाजी करके अपने आप को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश करेगा। जैसा कि अभी पीएमसी यानी कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसको लेकर तमाम हाय तौबा मची थी। सिंचाई घोटाले में भी जिस तरीके से पुलिस की इकोनॉमिक अफेयर्स विंग ने अजीत पवार को क्लीन चिट देने की कोशिश की, ये सब दिखाता है कि अब अजीत पवार, एनसीपी और शरद पवार के परिवार के साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पुराने नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, अब उनको एक सिरे से महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस क्लीन चिट देने पर तुली हुई है, और इस तरीके से उनके उन भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है या लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रही है, जो सीधे तौर पर देश के नागरिकों के साथ, खासकर महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जनता कभी भी भ्रष्टाचार के लिए वोट नहीं करती है, जनता कभी भी जो सरकारी खजाना है, जनता का पैसा है, उसको लूटने के लिए वोट नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट ये महाराष्ट्र सरकार चढ़ गई है, और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से दो विरोधाभासी विचारों के साथ चल रही है, एक तरफ बाला साहब का हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना थी जो आज पूरी तरह से सेकुलर हो गई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी तो महाराष्ट्र को लूटने के लिए ही जाने जाते हैं। तमाम घोटालों की लंबी लंबी फेहरिस्त, चाहे बिलासराव देशमुख रहे हो, अशोक चावड़ रहे हो, पृथ्वीराज चावड़ रहे हो, तमाम जो मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से रहे, उन्होंने एक से एक भ्रष्टाचार के घोटालों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उसी कड़ी में शरद पवार का परिवार भी पीछे नहीं रहा, और अब जिस तरीके से इन लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग है। निश्चित तौर पर कोर्ट इस मामले को देखेगा, और ईडी और जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन लिया है उसके तहत ये जो जांच है दोबारा से उस पर जांच शुरू होगी, और केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को भी ये केस रेफर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।